खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह ही 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। खरीद सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियों को पूरा कर लेने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर FCI से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी उसमें मौजूद थे। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने बताया कि 31 मार्च को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये जुलूस राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ और घंटा घर पर समापन हुआ। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया गया, वो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। सरकार लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयत्न कर रही है। देहरादून में कांग्रेस ने निकाला विशाल मशाल जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जी हाँ, शुक्रवार को रात्रि करीबन 8:30 बजे। उधर पंजाब पुलिस के अमृतपाल के उत्तराखंड में आने की आशंकाएं तेज हो गई हैं और इसके बाद उत्तराखंड में अमृतपाल की तलाश तेज हो गई है। अब ये यहां पर STF को भी उसे खोजने में लगा दिया गया है, जबकि पुलिस और खुफिया एजेंसियां पहले से ही उसकी तलाश में जुटी हैं। राज्य के हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर तलाशी और चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। इसके साथ ही हर जिले की सोशल मीडिया निगरानी सेल को भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। पंजाब पुलिस की तरफ से हमारे पास जो इनपुट है कि हो सकता है आपके एरिया में आ सकते हैं, तो फिर हमने उसकी अलर्ट कराए गए हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, खास करके हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के चेकिंग और जो भी संदिग्ध है जो भी है वहाँ पे निगरानी रखा जा रहा है। क्या सबके यहाँ पे कुछ क्योंकि खालिस्तानी रिपोर्ट भी कुछ समय पर लगता है, क्या उनसे भी कुछ इस तरह की जान? हमारी सारा मॉनिटरिंग चल रही है, STF भी इस पे लगा रखे हैं सर। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के मामले में एक स्वर में केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। पूर्व CM हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने कहा है कि नेहरू सरनेम पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं की गई। बीजेपी नेतृत्व के इशारे पर राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला बनाया गया। पूर्व CM हरीश रावत ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन साफ है कि इस केस में बीजेपी नेतृत्व के इशारे पर विवाद खड़ा किया गया है। विपक्ष को समाप्त करने की कुचेष्टा
की गई है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रावत के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किया जाना विपक्ष मुक्त भारत का क्लाइमेक्स है। जिसको इसमें 5 वर्ष 3 मुख्यमंत्रियों राहुल गांधी जी पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोग तो कहते हैं, लेकिन इस देश के इतिहास में 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी बात दूसरी क्या हो सकती है। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। इन दिनों देश भर में चर्चित और पंजाब से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की धरपकड़ के लिए कई राज्यों के साथ अब उत्तराखंड पुलिस भी प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में कड़ी चौकसी के निर्देश जारी कर चुकी है। दरअसल उत्तराखंड जनपदों में देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर अन्य अथवा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण अपराधियों की आवाजाही का केंद्र रहा है और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की संभावित गतिविधियां उत्तराखंड की सीमाओं पर भी अनुमान के रूप में लगाई जा रही हैं। बारीकी से निगरानी के लिए सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के साथ साथ धरातल पर खुफिया एजेंसियों और एसटीएफ को भी सीमांत जनपदों की सीमाओं पर विशेष निगरानी और स्पेशल अलर्ट का निर्देश जारी किया गया है। हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारी मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई है। अमृतपाल के संबंध में जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी निर्देश निर्गत किए गए हैं कि आकस्मिक रूप से चेकिंग चलती रहे। साथ ही साथ हमने अपने थाना प्रभारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सदर किया हुआ है। हमारे जो भी गुरुद्वारे और इतने धार्मिक स्थल हैं या हमारे पास होटल लॉज है, उनको भी रैंडमली चेक करने को बताया गया। तो जो सतर्कता के निर्देश मुख्यालय स्तर से प्राप्त हो रहे हैं या कोई भी इनपुट ऐसा प्राप्त हो रहा है, उसको समस्त हमारे जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी शेयर किया जा रहा है, जिससे कि चेकिंग जो की जा सके, ऐसे कोई संदिग्ध दिखता है या ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही। अभी कुछ दिनों पहले ही बनभूलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकासनगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य कर रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब सिर छिपाने की जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन न प्रशासन और न शासन से उन्हें कोई मदद मिल पा रही है। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि आखिर कौन पहले इन लोगों को बसाता है और फिर उजाड़ता है। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकासनगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य करा रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं।
गरीब बेसहारा लोग अब सिर छिपाने की जगह तलाश रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन न प्रशासन और न शासन से उन्हें कोई मदद मिल पा रही है। मकान की वजह तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बड़ी दुविधा है, मतलब इस शब्द को समझने के लिए कि बात में हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि कुछ इधर कुछ जो अच्छे मतलब नेता वगैरह कुछ हैं यहाँ पर रहने वाले, जिनकी थोड़ी अच्छी पहुँच है, उनके घर तो नहीं टूटे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब रहते थे यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा किसी तरह अपना जोड़ तोड़ के बनाया था किसी ने, तो बस उनको ही बस टूटे हैं सारे के सारे। ये पीछे भी छूटा हुआ है, उधर पीछे का सारे कोने छोड़े हुए हैं। और ये बस ये कि एक तरीके से ये मैसेज मिल रहा है कि साथ गरीबों को सताया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो कहेंगे अंधी सरकार है, बदुआ लगेगी सरकार को हमारी। हमको हमारे आधार कार्ड ले लो, बैंक अकाउंट चेक कर लो, हम कहीं है, हमारी जमीन है कहीं, हम बदले लाएंगे तो हमें उजाड़ो, हमको नहीं आने। हमारे पास तो ये मटेरियल रखने का भी जगह नहीं है, हम कहाँ जाए। हमारी बदुआ लगेगी सरकार को, कभी ना जीते कभी ना है सरकार। रोड पर हमें छावा मिलना चाहिए, जब हमारा तो छावा झेल लिया। गरीबों की मदद करेगा मोदी, उस टाइम पर भी दिया था, उस टाइम पर आज गरीबों की इज्जत दे रही है। गरीबों को हटा दिया, गरीबों को हटा दिया, बड़ा धन निकाल रहा, इतना रुपया नुका था गरीबों की, वो करने आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। इनमें कई सरकारी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। पिछले कई सालों से लोग यहां रह रहे हैं। बिजली, पानी और भी तमाम सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन अचानक जेसीबी ले जाकर लोगों के आशियाने को एक ही झटके में तोड़ रहा है। वहीं अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि यदि कांग्रेस अपने शासनकाल में लोगों को ऐसे ना बसाती तो आज ये स्थिति ना होती, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तानाशाही तरीके से काम कर रही है। विकास नगर में जल विद्युत निगम की जिस जमीन पर सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की है, वहां पर वो सैकड़ों लोग लगभग 60-70 वर्षों से रह रहे थे। उनकी 2-2 पीढ़ियां वहां पर निकल गई और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और लालन पालन वहीं पर हुआ। बिना नोटिस के सरकार ने उन लोगों पर जो कहर बरपाया है, ना तो उनके विस्थापन की कोई योजना उनको बताई गई, ना उनको अतिक्रमण के बाद सरकार ने कोई मुआवजा दिया, और सीधे बुलडोजर उनके सिर पर तान दिया गया। आज वो बेघर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। देखिए, जहां भी अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण दूसरे की जमीन पर कहलाता है, और हर सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि चाहे वो राज्य संपत्ति हो, चाहे किसी की गैर संपत्ति हो, जहाँ हो उसके बारे में एक नीतिगत निर्णय के आधार पर कानून की तरीके से ही अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं होती है। ये ठीक है कि कांग्रेस के लोगों को जब वो चीज़ें जिस समय शुरुआती दिनों में वो सब चीज़ें हो रही थी, अगर उस समय पर उन लोगों को रोक दिया जाता तो शायद आज स्थिति निर्माण नहीं होती। ये ठीक है कि सामाजिक नागरिक यहाँ भारत के नागरिक है, हमारे उत्तराखंड नागरिक है, उनके बारे में प्रधानमंत्री आवास है, किसी स्थान पर ठीक प्रकार से उनके रहने की व्यवस्था जो बनाने की बात आएगी तो जो बीपीएल श्रेणी में उनको हम करते ही हैं, उनको भी देंगे। कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन इन लोगों को बसाता है। आखिर ये जल विद्युत निगम, ये रेलवे कहाँ इतने सालों तक सोए रहते हैं जो इन्हें अपनी ही जमीनों पर अवैध अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। आखिर क्यों सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाती जिससे सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण भी ना हो और लोगों को उजाड़ा भी ना जाए। देखना होगा सरकार इस दिशा में क्या कुछ करती है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया। वहीं कार्यक्रम में वर्ष 2019 और 20, 2020 और 21 और 22 तक के देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और वर्ष 2021
और एवं 22 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कारों के साथ ही वर्ष 2021 और 22 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ियों एवं 42 प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते आगे खबर कालाढूंगी से है, जहां उत्तराखंड राज्य की सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कालाढूंगी के रामलीला मैदान में आम जनता के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने किया। वहीं शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही आम जनता की समस्याओं का समाधान कर आम जनता को राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता कि विधायक बंशीधर भगत ने कहा है कि धामी सरकार ने सफलतापूर्वक स्वर्णिम 1 वर्ष पूरे किए। इस 1 वर्ष में उत्तराखंड सरकार ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि धामी सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करके युवाओं को सुरक्षित परीक्षा फल देने का कार्य किया है। मैं सबसे पहले अपने ओजस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया धामी जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर। इसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि धामी जी का नेतृत्व में 1 साल में जब उन्हें चुनौती मिली, जब मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे निर्णय, अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं, जैसे नकल अध्यादेश और पेंशन, तमाम सा निर्णय। G20 का सम्मेलन जहाँ नया गाँव से लेकर बातचूर स्वर्ग में, अब हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा कार्य में हमने सोचा नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो हमारे बने, लेकिन ये सोच बहुत लंबी सोच है, बहुत जबरदस्त। और माता बहनें भी बड़ी खुश हैं, तमाम सारे प्रशासन खुश है, और इस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, जनता की सुनते हैं, और मुख्यमंत्री जी से जो हम कहते हैं वो उस काम को करते हैं। सरकार 1 वर्ष पूरा किया कल, उस उपलक्ष्य में हरेक विधानसभा के केंद्र पर एक शिविर लग रहा है, जिसमें जनता की सुविधाओं के लिए प्रत्येक चीज की उपलब्धता रहेगी, और उसमें जो चेक वितरण, किट वितरण कार्यक्रम है वो भी होंगे। सब मिला के जो 1 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा है, वो एक बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। तो उसकी चर्चा बातचीत जनता के बीच में जाए, इसके लिए हम सब लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित केहड़ा फाटक स्थित रेलवे ट्रैक के पास से एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मनीष पुत्र शंकर निवासी नगीना बिजनौर के रूप में हुई है, जो हाल ही में फिलहाल ज्वालापुर स्थित लाल मंदिर के पास किराए के मकान में रह रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लक्सर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिवार वालों ने भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों का रो रो कर इस घटना के बाद से बुरा हाल है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि केहड़ा गांव की फाटक के पास एक शख्स की रेलवे ट्रैक के पास शव पड़ा मिला है। एक व्यक्ति की लाश जो है रेलवे ट्रैक के पास मिली है, कल्याणी पुलिया शुगर मिल के पास जो है, उसकी शिनाख्त करी गई तो उसमें उसकी जेब से कुछ नंबर मिले और उससे पता चला कि उसका नाम मनीष सन ऑफ शंकर राज है और वो कल सुबह ज्वालापुर से गायब था। तो उसके संबंध में जो है पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उसके परिजनों को अवगत कराया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। सर बता रहे हैं कि उसकी जेब से कुछ फ़ोन नंबर और 2 गोलियां मिली थी सल्फास की, तो प्रथम दृष्टया हमने उसे जाँच के लिए भेजा। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शुक्रवार को शहद प्रसंस्करण का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री आवास परिसर में 22 दिनों के अंतराल में लगभग 40 किलोग्राम शहद का उत्पादन हुआ। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौन पालन को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सदस्य श्री अजय सैनी ने मौन पालन के संबंध में जानकारी दी और उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित ने शहद प्रसंस्करण की जानकारी दी। हमारा इस बार आकर्षण का केंद्र
बढ़ते आगे रुख करते हैं विकासनगर का। कालसी अंतर्गत खत विशायल की खरूड़ी थात में आगामी 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बिस्सू पर्व के मौके पर आयोजित होने वाले खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर आयोजनकर्ता समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें से उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़े रखने के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं, करते रहना चाहिए और जिसको देखते हुए पौराणिक परंपराओं को जिंदा रखने के लिए खत विशायल में बिस्सू पर्व के मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता के रूप में गांव स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता के साथ ही सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि बिस्सू मेला जौनसार बावर का पौराणिक महत्व का मेला है, जिसे परंपरागत रूप से हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल व अन्य कारणों के चलते इस बार ये आयोजन 4 साल बाद किया गया। हमारा इस बार आकर्षण का केंद्र मेन तो कृषि महोत्सव के रूप में और स्वास्थ्य क्या के केंद्र प्रशिक्षण लगाया जाए और जो भी झेता रासो पौराणिक रीति रिवाज के तौर पे और जो कबड्डी खेल है, हमारे जो क्षेत्र का प्रिय खेल है, उसको पुणे एक बार 4 वर्ष के बाद जैसा खुरड़ी में पहले भव्य दिव्य रूप में था, उससे भी बेहतर करने का हमारे युवा साथियों समिति ने निर्णय लिया। और खत के सभी लोगों ने हम जब भी अभी शादी पार्टियों में जाते यही अनुरोध किया कि आप लोग को दोबारा उसी रूप में कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र के लिए विकास के रास्ते भी संभावना है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।